नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी प्रतिष्ठा में। आज हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड की किताब दिगंत भाग 2 से बातचीत शीर्षक पाठ पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। आपको बस इतना काम करना है कि लेखक परिचय सही से याद कर लेना है। बाकी जो शीर्षक पाठ में पढ़ाई जाएगी वो केवल सुन करके आप याद कर सकते हैं, इसलिए लेखक परिचय पर ज़्यादा ध्यान दें। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ है 23 जून 1844। निधन इनका 20 जुलाई 1914 को हुआ। जन्म स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। माता पिता पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट हैं। इनके पिताजी एक व्यापारी हैं, जबकि मम्मी सुसंस्कृत महिला हैं, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में नामकरण। वृत्ति का अर्थ होता है प्रोफेशन। 1869 से 1875 तक इन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में पढ़ाया। यहाँ पे कॉमा छूट गया है। 1885 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापन नियुक्ति, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, जिनके कारण इनको नौकरी छोड़नी पड़ी। बाद में इन्होंने अपने स्वतंत्र लेखन के द्वारा ही अपनी आजीविका चलाई। विशेष परिस्थिति, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी घर पर लड़ाई झगड़ा का सामना करना पड़ा। रचनात्मक सक्रियता, यानी इन्होंने किस किस प्रकार की रचनाओं में सक्रियता दिखाई, भागीदारी दिखाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्तनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ की। यहाँ से 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने किनको अपना प्रेरक माना है। उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न यह भी पूछता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के लेखक हैं, तो आपको जवाब देना है भारतेंदु युग के। तीसरा प्रश्न पूछता है 1877 में उन्होंने किस मासिक पत्रिका का संपादन शुरू किया, तो याद रखना है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका ख्याल रखें। इसे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की, यानी 1886 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा जो लिखा गया था रचना संयोगिता स्वयंवर, उनकी इन्होंने आलोचना की। आलोचना का मतलब ये नहीं होता है कि शिकायत करना। आलोचना का अर्थ होता है कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको अच्छा लिखना, और कोई चीज बुरा है तो उसको बुरा प्रेजेंट करना। आलोचना का अर्थ कई लोग समझते हैं कि केवल शिकायत करना, नहीं, उसके हानि तथा लाभ, उसके अच्छे प्रभाव तथा उसके बुरे प्रभाव दोनों को बताना आलोचना कहलाता है। इनके द्वारा लिखी गई बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जिसमें से उपन्यास में अगर देखा जाए तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सबको आप छोड़ भी सकते हैं। एक सद्भाव का अभाव, इसे याद रखें। नाटक पद्मावती। नाटक पद्मावती को देखते हुए एक बात आप ख्याल रखें कि पद्मावत का लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जबकि पद्मावती के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। पद्मावती एक नाटक है, जबकि पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। इस बात को पॉइंट आउट कर लें अभी। पद्मावती एक नाटक है, जबकि पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य आप तब समझेंगे जब आपको मैं कड़बक नामक जो शीर्षक है, आप लोगों को शीर्षक पाठ है वो पढ़ाऊंगा। दूसरा नाटक है शिशुपाल वध, ये भी इंपॉर्टेंट है। चंद्रसेन भी इंपॉर्टेंट है, तथा रेल का विकट खेल इंपॉर्टेंट है। अगला गद्य विधा है प्रहसन, जिसे पढ़ के आपको हंसी आए, रोमांच आए, उस प्रकार की गद्य विधाओं को कहा जाता है प्रहसन। प्रहसन में से है जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबना, इन दोनों को याद रखें। निबंध इन्होंने करीब 1000 के आसपास, ये आसपास होना चाहिए, मास लिखा गया है। निबंध इनके द्वारा करीब 1000 के आसपास लिखा गया। यहाँ पे आसपास होना चाहिए था, आसपास लिखा गया है, इसे आप भूल सुधार कर लें। 1000 के आसपास निबंधों में से 100 के ऊपर जो है महत्वपूर्ण है, जिन्हें भट्ट निबंधमाला के नाम से 2 खंडों में संग्रहित किया गया है, प्रकाशित भी किया गया। तो इस बात को ख्याल रखें कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखे गए निबंधों को कितने खंडों में प्रकाशित किया गया, तो 2 खंडों में। इसे किस नाम से जानते हैं? भट्ट निबंधमाला। अगला पॉइंट है कि बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। इस बात को भूले नहीं। यदि आप कालखंड या युग समझना चाहते हैं तो आने वाले वीडियोस में मैं काल विभाजन करके आप लोगों को दिखा दूंगा कि मध्यकाल के शुरुआत में कौन सा काल आया था, आधुनिक युग में कौन से काल आए, काल विभाजन करके मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगर आप लोगों को जानना होगा तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब पाठ शुरू करते हैं। शीर्षक दिया गया है बातचीत। इस शीर्षक पाठ का नाम है बातचीत। तो सबसे पहले मन में प्रश्न आएगा कि आखिर बातचीत है क्या। कोई भी निबंध लिखने से पहले उस शीर्षक का परिचय दिया जाता है। ये काम बालकृष्ण भट्ट भी करते हैं। सबसे पहले अपने शीर्षक पाठ जो निबंध है, एक ललित निबंध है बातचीत, उसका परिचय देते हैं।
परिचय देते हुए कहते हैं कि बातचीत क्या है। बातचीत भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है, क्योंकि बातचीत के द्वारा ही हम अपने विचार, सुख दुख साझा करते हैं। मन का मवाद भाप बनकर उड़ जाता है। जब हम बात नहीं कर रहे होते तो हमारे आसपास की चीजें भी नहीं बनी हुई होती। आप अपने कमरा में देखिए, जो पंखा बना है वो भी एक बातचीत का ही परिणाम है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो भी एक बातचीत का परिणाम है। आपके हाथ में जो कलम है वो भी बातचीत का ही परिणाम है। अगर कोई व्यक्ति उसके बारे में नहीं सोचा होता, अपने विचारों को दूसरे से साझा नहीं किया होता, तो शायद यह कलम नहीं बनी होती। इसलिए बातचीत भगवान के द्वारा दिया गया एक वरदान है, जिसे हम अपने विचारों को साझा करते हैं, सुख दुख को साझा करते हैं। सुख दुख साझा करने से क्या होता है, अगर आपके मन में कोई प्रकार का अवसाद जमा है तो वो भाप बनकर उड़ जाता है। देखते हैं, आप परेशान होते हैं तो सबसे पहले अपने मित्रों को कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके मन के अंदर जो टेंशन हो रहा है, डिप्रेशन का कारण बन रहा है, आप उससे निजात पाने के लिए सबसे पहले दोस्तों को ढूंढते हैं। इससे क्या होता है, मन में जो मवाद जमा हुआ है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। ऐसा मेरा नहीं कहना है, ऐसा बालकृष्ण भट्ट कहते हैं। बातचीत कई प्रकार के होते हैं। एक होता है बातचीत जिसमें आप नाज नखरा नहीं दिखा सकते हैं। बातचीत में नाज नखरा नहीं दिखा सकते हैं। कल्पना कीजिए आपके यहाँ कोई गेस्ट आया है, तो आप उनसे बातचीत करेंगे। क्या आप अपने गेस्ट के सामने बातचीत करते समय नाज नखरा या जोश उत्साह दिखाते हैं? नहीं दिखाते। वहीं स्पीच में नाजो नखरा दिखाने का मौका मिलता है। जैसे आप लालू यादव के भाषण को सुने होंगे, उसमें वो नाज नखरा दिखाते हुए कहते हैं, यादव को भैंसिया नहीं पटक सकी तो ये मुदिया का चीज है। तथा स्पीच में जोश और उत्साह की भी एक खास आवश्यकता होती है। जैसे कि आप 15 अगस्त और 26 जनवरी के भाषणों को सुने होंगे, उसमें अगर कोई व्यक्ति जाए और बिना कोई जोश उत्साह के भाषण डिलीवर करे तो उसमें आनंद नहीं आता। बातचीत के लाभ से तो हम लोग परिचित हैं कि आसपास के संसाधन जो भी बने हुए हैं वो एक बातचीत का ही परिणाम है। लेकिन बातचीत के कुछ नुकसान भी हैं। जैसे कई लोगों को आप देखेंगे कि बातचीत के पीछे खाना पीना भी छोड़ देते हैं, काम भी टाल देते हैं। आप देखेंगे कि जब आप दोस्त के साथ में होते हैं, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ढेर सारे काम करने हैं, लेकिन आप काम को टालते जाएंगे। बातचीत से ही संबंधित एक कहानी है जिस पर एक फिल्म भी बनी, रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो की कहानी ये है कि एक बार की बात है, रॉबिन्सन क्रूसो किसी जंगल में खो जाते हैं और वो भटकते भटकते 16 साल जंगल में गुजार देते हैं। 16 वर्षों तक किसी आदमी का इनसे सामना नहीं होता है। तथा 16 वर्षों के उपरांत क्या होती है कि एक दिन ये फ्राइडे नामक जंगली आदमी के मुंह से कुछ सुनते हैं। हालांकि वो भाषा इनको समझ में नहीं आती, लेकिन मनुष्य की भाषा होने के कारण इनको लगता है ये वापस से आदमी बन गए हैं। वापस से इनको लगता है कि ये मनुष्य का चोला पाए हैं। 16 वर्षों तक जंगल में घूमते घूमते इनको लगने लगा था कि अब ये आदमी नहीं रहे। लेकिन एक दिन फ्राइडे के मुख से जैसे ही आवाज़ सुनते हैं, नाम याद रखना है फ्राइडे, कितने वर्षों के बाद? 16 वर्षों के बाद जब आवाज़ सुनते हैं फ्राइडे के मुख से, तो इनको लगता है कि वापस से फिर से आदमी बन गए हैं। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का कथन है कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है। यानी आप जब किसी व्यक्ति से मिलेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तभी उसके असली व्यक्तित्व का पता चलेगा। किस प्रकार का वो आदमी है, उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। आदमी जब अपना मुंह खोलता है तभी पता चलता है कि वो किस प्रकार का आदमी है। जैसे आप कभी किसी व्यक्ति से, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सिर्फ फ़ोन पर या मैसेज से बात किया हो, जब आप उसके सामने जाते हैं तब उसका व्यवहार कैसा होता है, तब वो आपसे कैसे बात करता है। वहीं एडिसन नाम के विचारक का कहना है कि असली बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, जिसका तात्पर्य यह है कि जब दो आदमी आपस में बात करते हैं तभी दिल खोल करके बात कर सकते हैं। नहीं तो दो से अधिक व्यक्ति हुए तो जो मूल बात होगी उसको निरस्त करके बैठ जाएंगे। कहा भी गया है कि अगर बात 6 कानों में पड़ गई तो वो बात खुल जाएगी। कहने का मतलब है कि अगर 6 कानों में बात पड़ी, यानी 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई बात रखी जाती है, तो वो प्राइवेट नहीं रह जाती। आगे बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि गर्म दूध और ठंडा पानी से भरा घड़ा को अगर आप साथ रख दें तब एक का गुण दूसरे में समाहित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी जिस प्रकार के व्यक्तियों के साथ रहता है उस प्रकार के गुण को धारण करने लगता है। यदि आप पढ़ाकू बच्चों के साथ में रहने लगेंगे तो आप भी थोड़ा बहुत पढ़ने लगेंगे।
यदि आपका दोस्त जिम जाता है तो आप भी जिम जाने के इच्छुक होने लगेंगे। आपका दोस्त पढ़ाई करता है तो आप भी पढ़ाई करने के इच्छुक होने लगेंगे। यदि आप भी पढ़ाई करते हैं तो आपके भी दोस्त आपके साथ पढ़ना चाहेंगे। इस निबंध में आगे लेखक कहते हैं कि बातचीत की प्रवृत्ति संख्या पर भी निर्भर करती है। क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि जब आप अकेले होते हैं, खुद से बात करते हैं, तो इस तरह की बातचीत को संलाप कहा जाता है, या जिसे आत्म वार्तालाप के भी नाम से जाना जाता है। ये बातचीत का सबसे उत्तम तरीका है। जब लोगों की संख्या 2 हो जाती है तो उसे कहते हैं बातचीत या संवाद, जिसमें परस्पर एक दूसरे से बात कहते हैं तथा एक दूसरे की बातों को सुनते हैं। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आता है, यानी बातचीत करने वाले लोगों की संख्या अगर 3 हो जाती है, तो वो संवाद नहीं रहता, बल्कि वो नग के समान सुंदर बातें होती है। 3 दोस्त, आप लोग देखते होंगे कि 3 दोस्त जब आपस में रहते हैं तो वो बिल्कुल किसी एक का टांग खींचेंगे और वो बहुत प्यारा दोस्ती हो जाता है, प्यारा बातचीत हो जाता है। 3 इडियट्स मूवी, काय पोचे, इन सब फिल्म में दिखाया गया है कि 3 दोस्त हैं। एक कोई फिल्म है जिसमें तीनों दोस्त को ट्राइपॉड कहा जाता था। अभी वो फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में उस फिल्म का नाम ज़रूर बताएं। वहीं अगर संख्या 4 हो जाती है, बातचीत करने वालों की संख्या 4 हो जाती है, तो वो राम रमौवल कहलाता है, यानी जिसमें केवल ऊपरी बातचीत की जाती है और सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया, तुम कैसे हो, इस तरह की बातें। राम रमौवल में किसी भी प्रकार की गहरी बातें तथा सारगर्भित बातें नहीं होती है। बातचीत के भेद उम्र तथा एजुकेशन पर भी निर्भर होती है। पहला है बूढ़े लोग नए ज़माने के लड़कों तथा ज़माने की शिकायत किया करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पापा कहते हैं कि आजकल के लड़के बड़े ख़राब हैं, आजकल के बच्चे बड़े बिगड़े होते हैं। हमारे पापा के भी पापा बोला करते थे कि आजकल के ज़माने के बच्चे ख़राब हैं। हम भी आने वाले पीढ़ी के बच्चों को बोलेंगे कि ये बच्चे बड़े ख़राब हैं। तो बूढ़ों का यही काम है, ज़माने और नौजवानों की शिकायत करना। बाबा आदम के ज़माने की 4 बातें सच तो 10 झूठ। कहने का मतलब है कि दादा दादी जब अपने ज़माने की बातें बताया करते हैं तो अपने ज़माने के बड़ाई करते करते वो इस प्रकार मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आत्ममुग्ध हो जाते हैं कि उसमें 4 सच रहता है तो 10 झूठ रहते हैं। हम अपने दादा के ज़माने की कहानियाँ सुने करते हैं। तो मेरे एक पड़ोस के दादा थे जिन्होंने भूत को 2 बार पटका था। अगर आप भी इस प्रकार के किसी कहानी को सुने हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अपने अनुभव को साझा करें। एक बार बातचीत का घोड़ा छूट जाने के बाद पहर बीत जाने पर भी अंत नहीं होता। अगर एक बार उनकी बोली निकल गई तो पहर भी बीत जाएं, 2 पहर 3 पहर भी गुजर जाएं तो भी उनकी बातें ख़त्म नहीं होती। पढ़े लिखे जो बूढ़े होते हैं वो शेक्सपियर, मिल्टन और मील जैसे राइटर्स की बात करते हैं। ये सब अंग्रेजी के राइटर हैं। मेरे एक पढ़े लिखे दादा थे, किसी भी बच्चा को कुछ ज़्यादा बोलते हुए सुनते थे तो उसको पकड़ लेते थे और बोलते थे कि बताओ इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखे अब हाउ। तो पढ़े लिखे बूढ़ों का यही हाल है। जब भी कोई पढ़े लिखे बूढ़े मिलेंगे तो शेक्सपियर, मिल्टन, मील जैसे राइटर्स की बात करेंगे। बातचीत के भेद में दूसरा है लड़कों की जो बातें रहती है, अगर तेज हुआ तो किसी को कुछ नहीं गिनेगा। कहने का मतलब है कि अपना अलग यूनिवर्स में रहता है। वहीं सुस्त और बोधा बच्चा रहा तो पूरे स्कूल के बच्चों को वो गुरु मानेगा। तीसरा, जो बूढ़ी औरतें होती हैं, बूढ़ी महिलाएं होती हैं, वे बेटे और बहुओं की शिकायत, विरादराने का रसरसरा छेड़ बैठेंगी और अंत में झगड़ा। लेखक कहते हैं कि जो महिलाएं होती हैं उनकी बातें बेटे और बहू की शिकायत करने में गुजरती है। ये सिर्फ आपके घर में नहीं होता, बल्कि ज़माने भर की जितनी भी बूढ़ियां हैं अपने बेटे और बहुओं की शिकायत करने में गुजारती हैं। इसके पीछे एक अलग तर्क है, साइकोलॉजी है, जिसे आप दही वाली मंगम्मा कहानी में समझ पाएंगे। दही वाली मंगम्मा आपको सिखाती है कि क्यों हर किसी के घर में सास और पुतोह के बीच झगड़ा होता है। महिलाओं के बारे में कहा गया है कि अंत में वो बिरादराने का रसरसरा छोड़ बैठेंगी और अपना खोड़ा दांत निकाल करके लड़ने लगेंगी। बातचीत के किस्में भी कई प्रकार के हैं। पहला है अनपढ़ और अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत, जिसको कहा जाता है बतकही। जब कोई अनपढ़ पढ़े लिखे लोगों से तार्किक बहस करने लगे तो वो बतकही कहलाती है। इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। जैसे कि एक व्यक्ति जो पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं जानता, दूसरा पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, फिर भी जो पॉलिटिक्स नहीं पढ़े हुए है वो भी अपना तर्क दे रहा है उसे जो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट है, तो इस तरह के बातचीत को बतकही कहेंगे।
व्यापार संबंधी बातचीत होते हैं। दो मित्रों के बीच प्रेमालाप होता है। बातचीत के किस्मों में तीसरा है दो मित्रों के बीच बातचीत, जिसे प्रेमालाप कहा गया है। चाहे तो वो लड़का भी हो सकता है, चाहे लड़की भी हो सकता है, लड़की लड़की भी और लड़का लड़का भी हो सकता है। तो इस तरह के जो बातचीत है उसको बोला जाता है प्रेमालाप। आप अपने मित्र से जिस तरह की बात करते हैं वो बात कहलाता है प्रेमालाप, यानी प्रेम की आलाप, प्रेम की बातचीत। वहीं चौथा है शादी विवाह में। शादी विवाह में जो बातचीत करवाई जाती है लड़का और लड़की पक्ष को एक करने के लिए, इस तरह के बातचीत को कहा जाता है बिचवई, जिसे बिहार में अगुवई के नाम से जानते हैं। बातचीत की हुनर को यूरोप में कहा गया है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। ऐसे इसका हिंदी हो जाएगा बातचीत की कला, किंतु भारतीय उसका नाम सुहृद गोष्ठी नाम रखे हैं। सुहृद गोष्ठी, सुहृद गोष्ठी का मतलब होता है वैसी बातचीत जो सुनने में हृदय को अच्छा लगे। सुहृद, सु मतलब सुंदर, हृदय मतलब हृदय, गोष्ठी मतलब बातचीत। ऐसी बातचीत जो सुनने में हृदय को अच्छी लगे। इसकी शोभा विद्वान मंडली में है, यानी आप अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी इसकी शोभा को समझ पाएंगे। उम्र के हिसाब से भी बातचीत का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। यदि आप 50 साल से कम उम्र के व्यक्ति हैं तब आपके बातों में अनुभव और दूरदर्शिता नहीं होगी या कम होगी। वहीं दिल बहाव और ताजगी बहुत ज़्यादा, मिठास भर भर के। लेकिन आप जैसे ही 25 साल के उम्र को पार करते हैं तब आपके बातों में दिल बहाव और ताजगी खत्म होने लगती है, मिठास भी समाप्त होने लगता है और अनुभव और दूरदर्शिता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है कि हमें बातचीत की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि जब आपके यहाँ कोई आए और उसके मन माफिक वार्तालाप ना हो तो उसके मन में नया घाव हो जाता है। यहाँ पे घाव होना चाहिए था, घाव लिखा गया है। जब आपके यहाँ कोई आता है और उसके मन के हिसाब से बातचीत नहीं होती है तो उसे बुरा लगता है और वो आपके पास रहने से कतराने लगता है। जब आप बात बोलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो लोग आपके पास कॉजी फील करने लगते हैं, लोग आपके पास बैठना चाहते हैं, लोग आपकी बातों को सुनना चाहते हैं। जाकिर खान का फ़ोटो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि आप लोगों ने जाकिर खान को बोलते हुए सुना होगा। पूरा यूथ इनको भैया मानता है, क्योंकि जब ये अपनी बातों को रखते हैं उससे हर बच्चा रिलेट कर पाता है इनकी बातों को। जाकिर खान आपको यह भी सिखाते हैं कि सिर्फ बातचीत करके लोगों को अपना ही नहीं बना सकते बल्कि पैसे भी कमा सकते हैं। बालकृष्ण भट्ट ये तो बता देते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है और उसके मन माफिक वार्तालाप नहीं होती है तो उसके मन में घाव उत्पन्न हो जाता है। वहीं यह भी सिखाते हैं कि बिना बुलाए आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये अनादर का मूल है। मेरे मगह में बोला जाता है कि बिना बुलैले न जइह भवानी, न मिलतव पीढ़ा पानी, यानी बिना बुलाए आपको कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ सकता है। बातचीत के अंतिम पॉइंट में लेखक कहते हैं कि सबसे उत्तम बातचीत आत्म वार्तालाप है, यानी सबसे अच्छी बातचीत वो है जिसमें आदमी खुद से बात करे, क्योंकि हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाता है। यह प्रपंचात्मक संसार का बड़ा भारी आईना है। दूसरों से बातचीत 16वीं कला तक नहीं पहुंचा सकती, वहीं आत्म वार्तालाप 16वीं कला तक पहुंचा सकती है। इन तीनों का मतलब समझेंगे। पहला पॉइंट है क्योंकि हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखलाती है। इसका अर्थ है कि जब आप सोचने के लिए बैठते हैं तो एक छोटे से पॉइंट से कितना कुछ हम लोग सीखने लगते हैं। इतना सोचते हैं कि शुरू में क्या सोचे यह भी भूल जाते हैं। जैसे कि आप मिठाई के बारे में सोच रहे हैं कि मिठाई दूध से बनता है, मिठाई मीठा होता है, ज़्यादा मिठाई नहीं खाना चाहिए, नहीं तो शुगर नामक रोग हो जाता है। शुगर नाम का रोग बहुत खतरनाक है। आसपास में कोई ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है कि जिसमें शुगर का इलाज हो सके। शुगर का इलाज करवाना होगा तो काफ़ी सारे पैसे भी लगते हैं। मतलब बात की शुरुआत हुई मिठाई से और बात पहुंच गई है कहाँ तक? पैसे तक। तो देख रहे हैं हमारे भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखलाता है। प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है। प्रपंचात्मक संसार का अर्थ है जिस संसार में हम रह रहे हैं। इसी संसार के जैसा एक और संसार हमारे मन के अंदर है। ये संसार मूर्त चीज़ों से भरा हुआ है, जबकि हमारा मन का संसार अमूर्त चीज़ों से भरा हुआ है। इसी के जैसा कॉपी है। तीसरा पॉइंट है दूसरों से बातचीत 16वीं कला तक नहीं पहुंचा सकती, यानी जब तक आप अपने से बातचीत नहीं करेंगे तब तक आप 16वां कला में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपको 16 कला को सीखना हो, जैसे कि श्री कृष्ण खुद से बात नहीं किए होते तो ये 16 कला में एक्सपर्ट नहीं हुए होते। आपको महान बनना है तो गुरु तो रखना ही पड़ेगा।
लेकिन आत्मविश्लेषण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्म वार्तालाप के बगैर 16वां कला तक पहुंचना मुश्किल है। यदि आप अभ्यास से आत्म वार्तालाप को साध लेते हैं तो अहोभाग्य। कहा जा रहा है कि यदि आपका साधना इतना मजबूत होता है, कहा गया है कि यदि आप साधना करके, प्रैक्टिस करके आप आत्म वार्तालाप को साध लेते हैं, आत्म वार्तालाप करना शुरू कर लेते हैं, तो ये अहोभाग्य है, बड़ी भाग्य की बात है। बातचीत के दमन से युद्ध रुक जाते हैं। यदि आप आत्मविश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बातचीत से युद्ध को रोका जा सकता है। जिह्वा कतरनी पर काबू यदि कर लिया जाए तो अजय शत्रुओं को भी जीता जा सकता है। इसके द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि यदि आप अपने जिह्वा पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप ऐसे ऐसे शत्रुओं को भी जीत सकते हैं जिसको कभी नहीं जीता जा सकता था। और इस प्रकार की बातचीत परमार्थ का पहला सोपान है। यदि आप इस बातचीत को साध लेते हैं तो आप परमार्थ यानी बड़ी उपलब्धि के सीढ़ियों पर पहला कदम रख लेते हैं। धन्यवाद। यदि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें।